फतूर इश्क एपिसोड 55। एक छोटी सी जीप कच्चे रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। स्टीयरिंग पर गुल्लू बैठा था, पिछली सीट पर बहारे बैठी थी। उसकी गोद में फेरी लाइट्स, रिबन्स और छोटे छोटे गिफ्ट बॉक्स रखे थे। गुल्लू ने मुस्कुरा कर कहा, परी मैडम बस 2 मिनट और, फिर हम पहुंच जाएंगे। बहारे ने खिड़की से बाहर झांकते हैरानगी से पूछा, इतनी अंदर भी कोई रहता है? गुल्लू हंस पड़ा, हमारी अम्मा कहते हैं शहर के शोर से अच्छे पहाड़ों की खामोशी होती है। कुछ देर के बाद जीप एक छोटी सी वार्डन कॉटेज के सामने रुकी। गुल्लू ने कॉटेज का पुराना दरवाजा खोला और मुस्कुराते आवाज लगाई, अम्मा देखिए आज कौन आया है। अंदर चूल्हे पर चाय उबल रही थी, लकड़ियों की हल्की सी महक पूरे कमरे में फैली थी। सफेद बालों वाली बुजुर्ग औरत धीरे धीरे बाहर आए। जैसे ही उसकी नजर बहारे पर पड़ी, वो एक पल के लिए बिल्कुल रुक गई। अम्मा यही है हमारी परी मैडम। बहारे ने फौरन झुक कर उनके हाथ चूमे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम मेरी बच्ची। उनकी आंखों में चमक आ गई। अरे सुभान अल्लाह। इन्होंने फौरन अपने दोनों हाथ बहारे के गालों पर रखे। ये तो सच में परी लग रही है, नजर न लगी मेरी बच्ची को। इन्होंने फौरन अपनी उंगली से हल्का सा नजर उतारने का इशारा किया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। बहारे शर्मा कर मुस्कुरा दी। गुल्लू हंस पड़ा था। अम्मा मैंने पहले कहा था ना हमारी परी मैडम बिल्कुल परी हैं। आओ बेटी। इन्होंने प्यार से इसके सर पर हाथ रखा और इसे अंदर ले गई। बहारे ने आसपास देखते पूछा था, अम्मा आप यहाँ अकेली घबराती नहीं? अम्मा ने बाहर पहाड़ों को देखा। घबराऊं? ये दरख्त मेरे अपने हैं, ये हवाएं मेरी सहेली हैं। सुबह परिंदों की आवाज़ और शाम को अल्लाह का जिक्र। इंसान अकेला तब होता है जब इसका दिल खाली होता है। बहारे चुप होकर उनकी बात सुनती रही। उसने प्यार से पूछा, और गुल्लू? अम्मा की आंखों में फख्र चमक आया। मेरा बेटा हर महीने रिजॉर्ट से तनख्वाह लेकर पहले मेरी दवा लाता है, फिर घर का सामान। अपने लिए तो आज तक कुछ नहीं मांगा। गुल्लू शर्मा आ गया। अम्मा बस भी कीजिए। अम्मा ने हंसकर इसके कंधे को थपकी दी। कुछ देर के बाद तीनों चाय पीकर फारिग हुए। अच्छा अच्छा अब काम करो। गुल्लू ने घड़ी देखी और फौरन से खड़ा हो गया। परी मैडम आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। मैं रिजॉर्ट के शेफ को वैसे ही कस्टमाइज्ड चॉकलेट केक बनवाने का ऑर्डर दे चुका हूँ, जैसे आपने कहा था। शाम तक केक भी आ जाएगा, मैं खुद लेकर आऊँगा। अब चलिए असली मिशन शुरू करते हैं। बहारे के चेहरे पर बच्ची जैसी चमक आई। तीनों कॉटेज से बाहर निकले। सिर्फ कुछ कदम चलने के बाद गुल्लू इन्हें एक स्पेशल जगह दिखाने लगा। गुल्लू मुस्कुरा कर बोला, कैसा लगा हमारा सीक्रेट पैलेस? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बिल्कुल मेरे तस्वुर जैसा, बहारे ने चहक कर कहा। गुल्लू ने ताली बजाई। तो फिर परी मैडम आज इस जन्नत को और खूबसूरत बनाते हैं। इसने कर्टन्स खोलते कहा। फेरी लाइट निकाली, सफ़ेद और सुनहरी रिबन्स निकाली, छोटे लैंटर्स, गिलास कैंडल्स और फूलों के गुलदस्ते। बहारे ने अपनी स्लीव्स मोड़ी और बच्चों की तरह हंसकर कहा, चलिए गुल्लू, आज आरिश को जिंदगी का सबसे खूबसूरत सरप्राइज देना है। और फिर ठंडी हवाएं, फूलों की खुशबू और पहाड़ों की खामोशी के दरमियान एक मासूम दिल अपनी मोहब्बत को सजाने में पूरे दिल से लग गया। बाहर एक छोटी सी वुडन स्टूल पर बैठी रिबन बांध रही थी, जबकि गुल्लू नीचे से इसे टेप और फूल पकड़ा रहा था। ठंडी हवा सफ़ेद फूलों को हिला रही थी। बहारे ने मुस्कुरा कर पूछा, गुल्लू? हाँ परी मैडम, तुम्हारी उम्र तो काफ़ी हो गई है, अभी तक शादी क्यों नहीं की? गुल्लू के हाथ एक पल के लिए रुक गए। उसके चेहरे पर हमेशा वाली हंसी तो थी, मगर आंखों में अचानक उदासी उतर आई। बहारे ने फौरन महसूस कर लिया, अगर नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। गुल्लू धीरे से हंस पड़ा, नहीं मैडम, मैंने अभी तक शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मैं आज तक उसे भूल नहीं पाया। बहारे चुप हो गई। गुल्लू ने एक मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था। मैं समझता था वो भी मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन बाद में समझ आई वो एक तरफा मोहब्बत थी। बहारे ने हैरानगी से इसे देखा। गुल्लू हंस दिया। वो भी मोहब्बत की बातें करती थी, कहती थी कभी छोड़कर नहीं जाएगी। वो मेरी हर बात पर मुस्कुरा देती थी, मेरी लाई हुई चूड़ियां पहन लेती थी, मेरे दिए फूल संभाल कर रखती थी, मुझसे चुप चुप कर मिलती थी। मैं समझता था इसकी आंखों में भी मेरे लिए वही एहसास है। उसने गहरी सांस ली। मगर मोहब्बत और आदत में बहुत फर्क होता है। बहारे के हाथ धीरे से रुके। गुल्लू की आवाज़ और नरम हो गई। एक दिन उसने खुद कहा, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। उस दिन समझ आया जिस कहानी को मैं मोहब्बत समझ रहा था वो सिर्फ मेरी तरफ से थी। बहारे का दिल अजीब सी कसक से भर गया। फिर फिर वो किसी अमीर शख्स के साथ चली गई और मैं वहीं रह गया। बहारे ने धीरे से पूछा, तुम्हें उससे नफरत नहीं हुई? गुल्लू ने सर हिलाया। नफरत नहीं, दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा।
उसने दूर पहाड़ को देखा। जानती है परी मैडम, एक तरफा मोहब्बत में सबसे बड़ी सजा जुदाई नहीं होती, सबसे बड़ी सजा उम्मीद होती है। रोज इंसान अपने दिल को समझाता है कि शायद वो लौट आए, शायद एक दिन उसे भी हमसे मोहब्बत हो जाए, मगर कुछ नहीं होता। बहारे की आंखों में नमी उतर आई। गुल्लू धीरे से मुस्कुराया। लोग कहते हैं वक्त हर जख्म भर देता है। झूठ कहते हैं, वक्त सिर्फ इंसान को दर्द छुपाना सिखाता है। गुल्लू कुछ देर खामोश रहा। उसने एक सफ़ेद फूल अपनी उंगलियों में घुमाया और दूर पहाड़ों की जानिब देखते धीमी आवाज में बोला, परी मैडम। बहारे ने उसकी जानिब देखा। गुल्लू की मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़ गई। असली दर्द तब होता है जब सामने वाला तुम्हें यह यकीन दिला दे कि वो भी तुमसे मोहब्बत करता है। वो तुम्हारी फिक्र करे, तुम्हारी हर बात सुने, तुम्हारी हर छोटी छोटी खुशी में मुस्कुराए, तुम्हारे साथ सपने देखे, तुम्हें अपनी आदत बना ले। उसने गहरी सांस ली। फिर एक दिन वो बिल्कुल आराम से मुस्कुरा कर कह दे, अरे गुल्लू, तुमने गलत समझ लिया, मैं तो तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त मानता था। पहाड़े के हाथ से रिबन धीरे से नीचे गिर गई। गुल्लू की आवाज़ भर्रा गई। उस दिन सिर्फ मोहब्बत नहीं टूटती, इंसान अपना भरोसा भी खो देता है। हर मुस्कुराहट झूठी लगने लगती है, हर वादा मजाक लगता है और दिल बार बार सिर्फ एक ही सवाल करता है, अगर ये सिर्फ दोस्ती थी तो फिर इतनी मोहब्बत क्यों दिखाई। कुछ लम्हों तक सिर्फ हवा की आवाज़ थी। फिर गुल्लू धीरे से हंस दिया। इसलिए कहता हूँ परी मैडम, दिल देना आसान नहीं इसीलिए कहता हूँ मैडम, दिल देना आसान है, लेकिन किसी के अल्फाज और इसकी मोहब्बत में फ़र्क पहचानना सबसे मुश्किल काम है। बहारे ने बेख्तियार अपने दिल पर हाथ रखा। हर इंसान ऐसा नहीं होता गुल्लू, इसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। मगर पता नहीं क्यों इसके दिल में एक अनजाना सा खौफ उतर आया और हवा का एक ठंडा झोंका इसके चेहरे को छूकर गुजर गया। गुल्लू ने इसकी जानिब देखा। मैं फिर भी कभी मैं भी कभी यही कहता था परी मैडम कि मेरी वाली कभी धोखा नहीं देगी, मोहब्बत करने वाले कभी छोड़कर नहीं जाते। लेकिन उस दिन समझ आया, इंसान बदलने में सिर्फ एक पल लगता है। लेकिन अल्लाह करे आपकी बात सच हो। गुल्लू, तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हारी ये मोहब्बत बहुत पाकीज़ा है। अल्लाह तुम्हारे इस सच्चे दिल का इनाम तुम्हें ज़रूर देगा और अम्मी की दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। गुल्लू ने फौरन अपना सर हिलाया और माहौल को दोबारा हल्का करने के लिए मुस्कुरा कर बोला, अरे परी मैडम, आप तो इमोशनल हो गई। आज आरेश का बर्थडे है, हमें रोना नहीं है। चले जल्दी से ये बाकी लाइट भी लगा देते हैं, 7 बजने में अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा। बहारे ने अपनी आंखें साफ की, मुस्कुराई और दोनों फिर से जोशो खरोश के साथ डेकोरेशन मुकम्मल करने में लग गए। शाम के साए गहरे हो रहे थे और क्लॉक में तकरीबन 5:30 बज चुके थे। सूरज ढलने को था और ठंडी हसीन हवाएं चल रही थी। गुल्लू इस वक्त डेकोरेशन का काफ़ी काम समेट चुका था और वह वापस रिजॉर्ट की जानिब जा चुका था ताकि शेल्फ से वही कस्टमाइज चॉकलेट केक लेकर आ सके और बाकी की तैयारियां मुकम्मल कर सके। घर पर अब सिर्फ बहारे और गुल्लू की अम्मी थी। बहारे ने सोचा बारिश के आने में सिर्फ 1.5 घंटा बचा है तो इसे भी तैयार हो जाना चाहिए। वो रूम में गई और इसने वो बैग निकाला जिसमें वही स्टाइलिश ब्लैक साड़ी थी जो इसे अनुरल ने गिफ्ट की थी। वो एक इंतहाई हसीन जेट ब्लैक रंग की डिज़ाइनर साड़ी थी। साड़ी का ब्लाउज बहुत ही स्टाइलिश और बोल्ड था, जिसकी डीप हार्ट नेक लाइन पूरी तरह से चमकदार काले मोतियों और स्क्वैजियल के भारी काम से ढकी हुई थी। इस ब्लाउज की स्लीव्स फुल लेंथ थी, मगर वो बिल्कुल ही शेयर और नेट फैब्रिक की बनाई गई थी, जिस पर हसीन फ्लोरल और स्टार ब्रस्ट वर्क काम किया गया था। साड़ी का स्कर्ट और प्लेट्स का कपड़ा भी हल्का सा शिमरिंग था, जिसमें ऐसी बारीक चमक थी जैसे अंधेरी रात में आसमान पर छोटे छोटे सितारे टमटमा रहे हों। उसकी वेस्ट लाइन पर एक मोटी हेवली ब्रेडेड बॉर्डर थी जो साड़ी के ड्रेप्स को और भी रॉयल लुक दे रही थी। साड़ी का पल्लू भी बिल्कुल ही शेयर और ढलकने वाला नेट का था, जिसके किनारों पर वही ब्लाउज जैसा भारी और खूबसूरत ब्लैक बीड वर्क का बॉर्डर चल रहा था, जो शोल्डर से नीचे गिरते हुए बेहद हसीन लग रहा था। ऐसा हसीन और बोल्ड डिज़ाइन देखकर ही बाहर का चेहरा एकदम शर्म से लाल हो गया। आईने में जब इसने अपना अक्स देखा तो इसकी धड़कन तेजी से बढ़ने लगी। इतनी बोल्ड और हसीन लुक में वो बाहर नहीं निकल सकती थी, इसीलिए इसने फौरन अपने आप को कवर करने के लिए एक बड़ा सा सॉफ्ट बल्कि पश्मीना शॉल ऊपर से अच्छे से लपेट ली। अब सिर्फ इसका चेहरा और हल्की सी साड़ी की झलक नजर आ रही थी। इसने ड्रेसिंग टेबल पर रखा छोटा सा ज्वेलरी बॉक्स खोला। सबसे पहले इसने चांदनी और ब्लैक स्टोन्स वाली नाजुक झुमकियां पहनी। फिर इसने मैचिंग चूड़ियां और अपनी कलाइयों में पहनी और गर्दन में सिर्फ एक बहुत ही बारीक नाजुक सिल्वर चेन पहनी।
उसने अपने लंबे रेशमी बालों को खुला छोड़ दिया था। सिल्की ब्लैक बाल इसके कमर तक लहरा रहे थे। मेकअप के नाम पर इसने सिर्फ हल्का सा मॉइस्चराइजर लगाया था, फिर सॉफ्ट न्यूड लिप टेंट टिंट फिर सॉफ्ट न्यूड लिप टिंट, गालों पर हल्की सी नेचुरल पिंक ब्लश और आंखों पर बारीक सी काजल की लकीर, नाक पर हमेशा चमकने वाली नथ। उसका चेहरा किसी नूर की तरह चमक उठा था। आईना कुछ लम्हों के लिए उसकी खूबसूरती को देखता रह गया। बहारे ने गहरी सांस ली। देखते हैं मिस्टर आरेश दुरानी को पसंद आता है या नहीं। वो जैसे ही बाहर निकली, या अल्लाह, गुल्लू की अम्मी ने फौरन अपने गालों पर हाथ रखा। क्या नूर दिया है अल्लाह ने तुम्हें। बहारे शर्मा कर मुस्कुराई थी। अम्मी अम्मी इसके करीब आई, इसके चेहरे को दोनों हाथों में लिया। कोई इंसान इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, बिल्कुल चांद की तरह। नहीं, चांद में भी दाग होते हैं, तुम तो बिल्कुल परी लग रही हो। बहारे की पलकें झुक गई थी। अम्मी ने फौरन अपनी आंखों का काजल उंगली पर लगाया और इसके कान के पीछे एक छोटा सा नजर का टीका लगा दिया। नजर न लगे मेरी बच्ची को। फिर प्यार से इसके सर पर हाथ फेरते बोली थी, आज तुम्हारे मियाँ की नजरें तुम पर ठहर जाएंगी। और फिर इन्होंने बहुत ही मुस्कुराकर धीरे से कहा, वो आरिश बेटा बहुत नसीब वाला है। अल्लाह हर किसी को इतनी पाकीज़ा, इतनी हसीन और इतनी मासूम हमसफ़र नहीं देता। बहारे का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। इसने शर्माते अपनी शॉल और मजबूती से अपने गिर्द लपेट ली। मगर इसके दिल में बस एक ही ख्याल था, आज जब वो अपने दिल का राज इसके सामने खोल देगी तो आरिश का जवाब क्या होगा। आज उसका ये रूप और वो ये सरप्राइज देखकर आरिश कैसा फील करेगा। शाम के तकरीबन 6:30 बज चुके थे और आसमान पर गहरी सुरमई रंगत फैल चुकी थी। गुल्लू तेजी से अपनी गाड़ी में वापस आया। उसके हाथ में एक बड़ा सा खूबसूरत बॉक्स था। उसने आगे बढ़कर वो बॉक्स बहारे के हवाले किया और खुशी से बोला, परी मैडम, ये लीजिए। जैसा आप कस्टमाइज चॉकलेट केक चाहती थी, शेफ ने बिल्कुल वैसा ही तैयार किया है। अब 7 बजने वाले हैं, मैं फ़ौरन रिजॉर्ट पर जाता हूँ और आरिश साहिब को लेकर आता हूँ। आप तब तक यहाँ सब सेट कर लीजिए। बहारे ने मुस्कुराते हाँ में सर हिलाया। गुल्लू के जाने के बाद उसने केक का बॉक्स खोला। केक देखकर उसकी आंखों में चमक उतर आई। एक निहायत ही हसीन डार्क चॉकलेट चॉकलेट केक इसके सामने था। जैसे ही बहारे की नज़र केक के ऊपर पड़ी, उसके लबों पर एक गहरी मुस्कुराहट आई। केक के बिल्कुल बीच में चॉकलेट और फॉन्डेंट से बना हुआ एक बहुत ही प्यारा गुड्डा खड़ा था, जो बिल्कुल आरेश की तरह लग रहा था। हैंडसम और क्यूट बॉय। बहारे ने अपने हाथों की कांच की चूड़ियों को संभालते बहुत ही एहतियात से उस हसीन केक को टेबल पर सजाया। उसने आसपास छोटी छोटी कैंडल्स रखी और फिर फूलों की पंखड़ियों से टेबल को मजीद खूबसूरत बनाने लगी। उसका दिल आरेश के आने की खुशी में लगातार जोर से धड़क रहा था। वो केक की आखिरी सेटिंग कर रही थी कि अचानक उसके फ़ोन की बेल बजी। स्क्रीन पर गुल्लू का नाम चमक रहा था। बहारे ने मुस्कुराकर कॉल उठाई, मगर दूसरे ही पल गुल्लू बोलने के बजाय बहारे ने मुस्कुराकर कॉल उठाई मगर दूसरी तरफ से गुल्लू के बोलने से पहले ही उसकी घबराहट साफ महसूस हो रही थी। हेलो परी मैडम, एक मसला हो गया है। गुल्लू ने परेशान आवाज में कहा, मैं रिजॉर्ट के कमरे में गया हूँ पर आरेश साहिब वहाँ नहीं है। मैंने बाकी जगह भी पूछताछ की है पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, और जब मैंने इनके मोबाइल पर कॉल कर रहा हूँ तो इनका फ़ोन भी काम नहीं कर रहा, बिल्कुल बंद जा रहा है। बहारे के हाथों से फूल की पंखड़ियाँ वहीं मेज़ पर गिर गई। उसके दिमाग में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, मगर उसने खुद को संभाला और गहरी सांस लेकर बोली, कुल्लू तुम परेशान मत हो सकता है वो शाम की वॉक के लिए बाहर निकले हों या आसपास कहीं हो। तुम वहीं रिजॉर्ट के रिसेप्शन के पास रुको और उनका इंतज़ार करो, शायद वो थोड़ी देर में वापस आ जाएं। कॉल कट करने के बाद बहारे ने खुद अपना फ़ोन उठाया और आरेश का नंबर डायल किया। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। इस सर्द आवाज़ के साथ इसके दिल में एक अचानक अजीब सी खलिश पैदा हुई। उसने दोबारा से डायल किया, फिर तीसरी बार, मगर हर बार वही मैकेनिकल आवाज़। उसने दिल ही दिल में सोचा, शायद उसकी बैटरी ख़त्म हो गई होगी या नेटवर्क का कोई मसला होगा। उसने इन बुरे ख्यालों को अपने दिमाग से झटक दिया और बिल्कुल खामोशी से उन्हें नज़रअंदाज करने की कोशिश की। उसने डेकोरेशन दोबारा से शुरू कर दी। एक कैंडल रखी, फूल सीधा किया, रिबन बांधी, मगर हर 2 मिनट के बाद उसका हाथ फ़ोन की जानिब जा रहा था। फिर कॉल, फिर स्विच ऑफ। 7:30 बज गए। आसमान पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। फेरी लाइट चमक रही थी। केक अपनी जगह बिल्कुल तैयार था, मगर जिसका इंतजार था वो नहीं आया। बहारे ने गहरी सांस ली। इस बार इसकी उंगलियां थोड़ी सी कांपी थी। उसने फौरन दोनों हाथों से पकड़ा इसने फ़ोन को दोनों हाथों से पकड़ा। आरेश, बस एक बार फ़ोन उठा लें। मगर वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। देखते ही देखते रात के 8 बज गए। जंगल के इस हिस्से में अंधेरा पूरी तरह से अपना
जंगल के उस हिस्से में अंधेरा अब पूरी तरह से अपना कब्जा जमा चुका था और दरख्तों पर लगी छोटी लाइट्स अब अंधेरे में अजीब सी तन्हाई का एहसास दिला रही थी। हर गुजरते मिनट के साथ उसके जहन में वही अल्फाज गूंजने लगे। असली दर्द तब होता है जब सामने वाला तुम्हें यकीन दिला दे कि वो तुमसे मोहब्बत करता है, फिर एक दिन मुस्कुरा कर कह दे कि मैं तो सिर्फ तुम्हें दोस्त मानता था। बहारे ने फौरन सर झटका। नहीं, नहीं आरेश, ऐसे नहीं है। नहीं, उसने आंखें बंद की, मगर दिल का डर धीरे धीरे इसकी रूह तक में उतरने लगा। हवा और ठंडी हो गई। उसने शाल अपने गिर्द और कसकर लपेटी, मगर इसके हाथ फिर भी ठंडे पड़ रहे थे। उसका गला खुश्क हो गया। उसने पानी पीना चाहा, मगर गिलास उठाते उसकी उंगलियां इतनी कमज़ोर महसूस हुई कि आधा पानी ज़मीन पर गिर गया। उसका दिल अजीब सी बेचैनी से भरने लगा। 9 बज गए। अब वो चल भी नहीं पा रही थी। वो छोटी सी बेंच पर बैठी, उसके हाथ इसकी गोद में थे। फोन अब भी इसकी मुट्ठी में था। स्क्रीन बार बार ऑन होती फिर ऑफ। हर नोटिफिकेशन पर इसका दिल उछलकर हलक में आ जाता, मगर हर बार किसी और ऐप का नोटिफिकेशन होता। उसकी आंखों में नमी उतरने लगी। उसने आसमान को देखा। या अल्लाह, बस वो ठीक हो। इसने फ़ोन की स्क्रीन देखी। 9:30 PM। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। फिर इसने नंबर मिलाया। स्विच ऑफ। इसने गहरी सांस ली, फ़ोन अपनी गोद में रखा। हवा का एक ठंडा झोंका इसके गालों को छू कर गुजरा। उसने अपनी शॉल और कसकर लपेटी और बस एक पल में इसकी नज़र सामने जलती फेरी लाइट पर ठहर गई। वही रोशनी, वही फूल, वही इंतज़ार। उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे सब कुछ धुंधला होने लगा। 4 साल पहले इसके सामने इसके अपने हाथों से सजाया बर्थडे सेटअप था। इश्क बारिश, वो डायरी जिसके हर सफ़े पर इसने आरैश का नाम लिखा था। हर मुस्कुराहट, हर मुलाकात, हर छोटी सी बात, हर वो एहसास जो कभी ज़बान तक नहीं आ सका। उसे याद आया कैसे वो रातों को छुपकर उस पे उस डायरी में लिखती थी, एक दिन तुम मुझसे मोहब्बत एक दिन तुम मेरी मोहब्बत समझ जाओगे, एक दिन तुम भी मुझे इसी तरह चाहोगे। आज वो इसे गिफ्ट करने वाली थी, अपनी मोहब्बत के इजहार करने वाली थी। उसके होंठों पर मुस्कुराहट आई। केक भी इसने आज खुद अपने हाथों से बनाया था। यकीनन आरेश वो नोट पढ़ रहा होगा और किसी भी वक्त यहाँ पर आता होगा। वो बहुत एक्साइटेड और नर्वस से बेंच पर बैठी थी। वो ज़रूर आएंगे, वो ज़रूर मुस्कुरा कर कहेंगे कि सब कुछ कितना खूबसूरत है। वो बार बार घड़ी देखती। अचानक फ़ोन बजा। फिर इसके हाथ से केक फिसलकर ज़मीन पर गिर गया। वाइट क्रीम, चॉकलेट और इसके सारे सपने एक ही पल में बिखर गए थे। उसकी चीख निकली थी, नहीं। बहारे अचानक बेंच से उठ बैठी। इसकी सांसें बुरी तरह से चल रही थी। उसने घबरा कर सामने देखा। केक अपनी जगह सलामत था। ऋषि अभी मुस्कुरा रहा था। फेरी लाइट अब भी चमक रही थी। सब कुछ ठीक था, मगर इसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। उसने फौरन बेंच को मजबूती से पकड़ा। ये सिर्फ याद थी, सिर्फ याद। इसने खुद को समझाया, मगर इसका दिल मान नहीं रहा था। उसने फिर मोबाइल उठाया, एक और कॉल की, लेकिन नंबर स्विच ऑफ। इस बार इसकी पलकों पर आंसू आ गए। उसने धीरे से ऋषि की जानिब देखा और लरजती मुस्कुराहट के साथ सरगोशी की। इस बार मुझे इंतजार का वही अंजाम मत देना, प्लीज ऋषि। दूर कहीं आसमान पर बिजली चमकी। रात के 10 बज चुके थे। जंगल की खामोशी अब सन्नाटे में बदल चुकी थी। टेबल पर लगी छोटी लाइट जो शाम की खूबसूरत टेबल पर लगी छोटी लाइट जो शाम को खूबसूरत लग रही थी, अब इनकी धीमी रोशनी बाहर के सफ़ेद पड़ते चेहरे पर अजीब साए बना रही थी। मेज़ पर खड़ा वो प्यारा सा चॉकलेट, आरेश का क्रोशिया टॉय, अब बिल्कुल खामोश था, जो अपनी परी को धीरे धीरे बिखरता हुआ देख रहा था। बहारे की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। इसके जिस्म के अंदर एक ऐसी ठंड फैल चुकी थी जो हड्डियों तक जा रही थी। इसके हाथ और पांव बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडे हो चुके थे और इनमें एक ऐसी कपकपाहट शुरू हो गई थी जो लाख कोशिश के बाद भी नहीं रुक रही थी। उसने अपनी इन कांपती हुई उंगलियों से इस गर्म शाल को मजीद खुद के गिर्द लपेटा, मगर वो गर्म कपड़ा इसकी रूह को ठंड इसकी रूह की ठंड को ख़त्म नहीं कर पा रहा था। अब उसकी सांस आम तरह से नहीं चल रही थी। हर एक सांस लेने के बाद इसे पूरी तरह से ताकत लगानी पड़ रही थी, जैसे उसके सीने पर किसी ने कोई भारी पत्थर रख दिया हो। उसका गला इस कदर सूख चुका था कि थूक निकलना भी एक मुश्किल और तकलीफदा काम बन गया था। उसने अपने सूखते और कांपते हुए लबों पर जबान फेरी, मगर वहाँ कोई एहसास नहीं था। गुल्लू की अम्मी जो काफ़ी देर से आंगन में बैठी उसको देख रही थी, अब उनसे बहारे की हालत मजीद बर्दाश्त नहीं हुई। वो धीरे से उठकर बहारे के पास आई और इसके कंधे पर हाथ रख कर नरम लहजे में बोली, बेटी 10 बज गए हैं, बाहर की हवा बहुत ठंडी हो रही है। चलो मेरी बच्ची, अंदर कमरे में चलो, थोड़ा आराम कर लो। मगर बहार ने सर झटक दिया, अपनी जिद पर अड़ी रही। उसका पूरा जिस्म भी इस आवाज़ की थरथराहट के साथ कांप रहा था। जब इसने अम्मी की जानिब देखकर कहा,
नहीं अम्मी, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, वो बस आते ही होंगे, आप देखना वो ज़रूर आएंगे। उसकी आंखों से लगातार मोटे मोटे आंसू ढलक कर गालों पर बह रहे थे। उनका फ़ोन बंद है तो क्या हुआ, हो सकता है कि गाड़ी ख़राब हो गई हो या रास्ता भटक गए हो, पर वो मुझे इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। आज उनका बर्थडे है ना, वो आएंगे अम्मी, वो ज़रूर आएंगे। उसकी कांपती आवाज़ देखकर अम्मी को कलेजा मुंह को आया। वो समझ रही थी हालात ख़राब हैं, मगर बहारे इस वक्त किसी की बात सुनने के होश में नहीं थी। वो बस इस खामोश रास्ते की जानिब देखती रही, जहाँ दूर तक सिर्फ अंधेरा था। हर गुजरता हुआ पल इसकी जिस्म की बची कुची ताकत को निचोड़ रहा था। रात के तकरीबन 11 बज गए थे। बहारे बेंच पर बैठी बिल्कुल बेहिस व हरकत इन्हीं रास्तों को तक रही थी। तभी दूर अंधेरे से एक गाड़ी की लाइट चमकी। गुल्लू की गाड़ी वापस आ गई थी। बहारे ने किसी बच्ची की तरह अपनी बची कुची ताकत समेटी और खड़ी हो गई। इसके लबों पर एक उम्मीद चमकी, ऋषि। मगर गाड़ी से सिर्फ गुल्लू बाहर निकला। उसका सर झुका था और चेहरे पर मायूसी थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और कांपती आवाज में बोला, परी मैडम, आरिश साहिब वो नहीं मिले। रिजॉर्ट में उनका कोई पता नहीं चल सका। यह सुनना था कि बहारे, जो अभी तक अपने होशो हवास खो चुकी थी, एकदम से चीखी। उसका दिमाग इस हकीकत को मानने को तैयार नहीं था। वो गुल्लू पर चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ में दर्द और पागलपन था। तुम अकेले क्यों आए हो? क्यों आए हो तुम वापस? वो आएंगे, मैंने कहा ना, वो अभी के अभी किसी भी वक्त वापस आते होंगे। जाओ यहाँ से और इन्हें लेकर आओ। बहारे की ऐसी हालत देखकर गुल्लू की अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आगे बढ़कर बहारे के कांपते कंधे को थामा और बहुत ही प्यार से समझाने की कोशिश की। बेटी, खुदा के लिए अंदर चलो, बाहर बहुत ठंड है, तुम्हारा जिस्म बर्फ हो रहा है बच्ची। मुझे लगता है वो आज नहीं आएगा। नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। बहारे ने इन्हें झटक दिया था। वो बिल्कुल होश खो बैठी थी। वो आएंगे, उनका बर्थडे है आज। गुल्लू से कहें कि अभी जाए और आरेश को ढूंढ कर लाए। गुल्लू, जाओ मेरे आरेश को लेकर आओ। उसकी आवाज़ गले में फंस गई। वो लगातार चिल्ला रही थी। इसी वक्त बिजली चमकी। पहले हवा तेज हुई, फिर एक बूंद, फिर दूसरी, और फिर जैसे पूरा आसमान टूटकर जमीन पर उतर आया। तेज बारिश ने चंद ही लम्हों में पूरी डेकोरेशन को अपनी लपेट में ले लिया। सफ़ेद फूल भूख सफ़ेद फूल भीग कर झुकने लगे। फेरी लाइट हवा में जोर जोर से हिलने लगी। रिबन उड़कर इधर उधर बिखरने लगे और बहारे बस एक जगह खड़ी सब कुछ देखती रही, जैसे उसका दिमाग समझ ही नहीं पा रहा हो कि क्या हो रहा है। फिर अचानक उसकी नज़र केक पर गई। उसकी आंखों में घबराहट चमकी। अरे मेरा केक! वो दौड़कर टेबल पर पहुंची। दोनों हाथ से इसने केक को अपनी जानिब खींचा। फॉन्डेंट वाला छोटा सा ऋषि बारिश की बूंदों में भीग रहा था। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। सफ़ेद फूल मिट्टी में बिखर चुके थे। उसने अभी केक को सीधा ही किया था कि हवा का एक तेज झोंका आया। टेबल पर लगी फूलों की लड़ी टूटकर सीधा केक पर गिर गई। क्रीम बिखर गई। फॉन्डेंट ऋषि एक जानिब झुक गया। बहारे की आंखों में आंसू भर आए। नहीं नहीं, इसने फूल हटाए, ऋषि को सीधा किया, मगर इस वक्त रिबन उड़कर दूर चली गई। मेरी रिबन! वो केक छोड़कर रिबन के पीछे भागी। रिबन पकड़ी ही थी कि पीछे से फेरी लाइट जमीन पर गिरकर टूट गई। मेरी लाइट्स! वो दोबारा से पलटी। बारिश में घुटनों के बल बैठकर एक बल्ब को उठाने की कोशिश करने लगी। नहीं, प्लीज नहीं, बस आज की रात, बस आज। इसने एक तार उठाया, दूसरा टूट गया, दूसरा उठाया, तीसरा पानी में डूब गया। उसकी सांसें तेज होती जा रही थी, मगर वो रुक नहीं रही थी। तभी उसकी नज़र फूलों पर पड़ी। सफ़ेद फूल मिट्टी में कुचल रहे थे। मेरे फूल! वो फिर से दौड़ी और एक एक फूल हथेली में जमा करने लगी। हर फूल को साफ करने की कोशिश करती, मगर बारिश इन्हें दोबारा से मिट्टी में गिरा देती। नहीं, प्लीज खराब मत होना, ऋषि को बहुत पसंद आएंगे। इसकी आवाज़ बच्चों जैसी थी। फिर इसने अचानक केक की जानिब देखा। चॉकलेट क्रीम बारिश में भीग कर बह रही थी। पौंडेंट ऋषि का छोटा सा चेहरा पूरा भीग चुका था। बहारे की चीख निकल गई, मेरा ऋषि! वो भागी, केक को अपनी बाहों में उठाया, मगर गीले हाथ फिसलता हुआ बॉक्स, और अगले ही लम्हे केक इसके हाथों से फिसलकर जमीन पर गिर गया। सब कुछ मिट्टी और बारिश में बिखर गया था। बहारे बिल्कुल जम गई। इसने धीरे से घुटनों के बल बैठकर रोते हुए केक को फिर से जोड़ने लगी। इसने धीरे से घुटनों के बल बैठकर रोती हुई केक को फिर से जोड़ने लगी। फिर फूल उठाने लगी, फिर रिबन, फिर लाइट, फिर केक का टूटा हुआ हिस्सा। हर चीज़ को जोड़ने की कोशिश करती रही, मगर हर कोशिश नाकाम रही। उसका दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर चुका था। नहीं, ये नहीं, ये यहाँ था। नहीं, फूल इधर रखो। नहीं, रिबन खोलो। नहीं, केक टूट गया। इसके हाथ इतनी बुरी तरह से कांप रहे थे कि वो क्रीम और मिट्टी में फर्क भी नहीं कर पा रही थी। वो बारिश में बैठी टूटे हुए केक के टुकड़ों को जोड़ रही थी, टूटे हुए फूल इकट्ठे कर रही थी, रिबन सुलझा रही थी,
और ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मैंने बहुत मेहनत की थी, मैंने खुद बनाया था, मैंने उसके लिए किया था, सब ठीक है। उसके हालात देखकर गुल्लू एक कदम भी नहीं हिल पा रहा था। उसे लगा किसी ने इसके जिस्म की रूह को निचोड़ लिया हो। कल तक वो मासूम लड़की कितनी खुश थी और आज उसकी ये हालत। गुल्लू की अम्मी यह मंजर देखकर अपने आंसू नहीं रोक सकी। वो फौरन से इसके पास भागी। इन्होंने बहारे के हाथों से टूटे हुए फूलों को नरमी से अलग किया, मगर बहारे बच्ची की तरह जिद करने लगी। नहीं, इन्हें मत छुएं, मैं ठीक कर दूंगी, सब ठीक हो जाएगा, वो बस आने वाले हैं। जब इसने देखा कि वो कुछ नहीं बचा पाई तो इसके जिस्म की बची कुची ताकत ने जवाब दे दिया। गुल्लू की अम्मी ने इसके भीगे चेहरे को दोनों हाथों में लिया और बिना कुछ कहे इसे जोर से अपनी बाहों में समेट लिया। बस इतना ही कहा, रो लो बेटी, दिल भर कर रो लो। बहारे इस लम्हे टूट गई। इसने अपना सर बुजुर्ग औरत के सीने पर रखा। वो पूरी ताकत से चिल्लाई। इसकी चीख में इतना दर्द था कि जंगल का सन्नाटा भी कांप उठा। वो जोर जोर से रोते आरेश का नाम पुकार रही थी और अपनी किस्मत पर रो रही थी। उसके अंदर सालों से दबा हुआ हर दर्द, हर इंतजार, हर उम्मीद आज बारिश के साथ बह चुका था। ज़ारा, क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? कुछ लम्हों के बाद ज़ारा मुश्किल से बोली, आरेश, प्लीज़ प्लीज़ जल्दी आ जाओ। आरेश का चेहरा एकदम संजीदा हो गया। क्या हुआ? नैना, नैना ने। इसकी आवाज़ टूट गई। आरेश बेचैन हुआ। ज़ारा सीधा बोलो, नैना ने सुसाइड कर ली। एक पल के लिए आरेश की सांसें रुक गई। क्या? नहीं, लेकिन क्यों? ज़ारा जोर जोर से रोती रही। इसने इंस्टाग्राम पर तुम्हारी और बहारी की तस्वीर देख ली। वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसने स्लीपिंग पिल्स ले ली। आरेश का रंग उड़ गया। वो अभी कहाँ है? अस्पताल। डॉक्टर कह रहे हैं उसकी कंडीशन क्रिटिकल है। बेहोशी की हालत में वो बस तुम्हारा नाम बुदबुदा रही है। आरेश, प्लीज़ जल्दी आ जाओ, प्लीज़। कोई फ्लाइट लो या कुछ भी करो, पर जल्दी आ जाओ। अगर तुम नहीं आए तो मुझे डर है वो तुम्हारा इंतज़ार करते करते मर जाएगी। आरेश ने आंखें बंद की। उसके जहन में अजीब सी बेचैनी थी। मैं आता हूँ, ज़ारा ने फौरन से बेचैनी से कहा। और सुनो, बहारे को साथ मत लाना। आरेश हैरान हुआ। क्यों? ज़ारा की आवाज़ लरज रही थी। प्लीज़ इसे मत बताओ कि तुम लाहौर आ रहे हो। अगर तुमने इसे बता दिया तो वो तुम्हारे डैड को सब बता देगी और बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो जाएगा, या फिर जेलसी में वो तुम्हें यहाँ आने ही नहीं देगी। किसी को मत बताना। इससे पहले कि आरेश एक लफ्ज़ भी बोल पाता, ज़ारा ने कॉल कट कर दी। आरिश के अंदर गुस्से और खौफ की एक लहर दौड़ गई। उसने पहले सोचा कि वो बहारे को सब सच बता दे, मगर फिर इसके दिमाग में आया कि बहारे कितनी खुश थी उसके लिए। बर्थडे प्लान सरप्राइज कर रही थी। अगर वो अभी इसे सब बता देगा तो वो बहुत अपसेट हो जाएगी। वो फिर कभी इसके साथ खुलकर बिहेव नहीं कर पाएगी और इस सब का असर सीधा उसकी मेंटल हेल्थ पर पड़ेगा। आरिश ने फौरन वॉल क्लॉक की जानिब देखा। 9:09 AM। उसने गहरी सांस ली और फौरन से अपना मोबाइल खोलकर टाइम कैलकुलेट करने लगा। यहाँ से इस्लामाबाद अगर ड्राइव स्पीड मेंटेन करे तो 3 से 3.5 घंटे में। उसने स्क्रीन पर रूट देखा, मैक्सिमम 12:13। इसने फौरन ही कैप्टन आसिफ को कॉल मिलाई। जेट कितनी देर में रेडी हो सकता है? दूसरी जानिब से फौरन से जवाब आया, सर 45 मिनट्स में एयरक्राफ्ट रेडी होगा, आप सीधा प्राइवेट हैंगर आ जाएं। आरेश ने फौरन से हिसाब लगाया। 12:13 तक हैंगर, 12:45 या 1 PM तक टेक ऑफ, 2 घंटे की ड्राइव, 2 बजे तक अस्पताल। उसने अपनी मुट्ठी भींची। मैं सिर्फ 2 घंटे रुकूंगा। 4 बजे वापस एयरपोर्ट, 5 बजे इस्लामाबाद और फिर 7 बजे तक मैं इसके पास होऊंगा। उसे पता भी नहीं चलेगा कि मैं कहीं गया था। उसने फ़ोन पॉकेट में रखा। बस नीना को देखकर लौटना है और बनी का सरप्राइज बिल्कुल वक्त पर देखना है। इसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ज़िंदगी के हिसाब कभी इंसान के बनाए हिसाबों के मुताबिक नहीं चलते। प्राइवेट जेट रनवे पर रुकते ही आरेश सीधा बाहर निकला और पहले से तैयार खड़ी ब्लैक एसयूवी में बैठ गया। पूरे रास्ते इसके जहन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, बस अल्लाह करे कि वो ठीक हो। 10 मिनट के बाद गाड़ी दौरानी अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर रुकी। आरिश तेज कदम उठाता अंदर दाखिल हुआ। दूर ही कॉरिडोर में ज़ारा खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से सुर्ख हो चुकी थी। जैसे ही उसने आरेश को देखा वो दौड़कर इसके पास आई और फूट फूट कर रो पड़ी। आरेश, मुझे डर लग रहा है। आरेश ने इससे पूछा, नैना कैसी है? ज़ारा ने रोते हुए आईसीयू की जानिब इशारा किया। डॉक्टर कुछ कह नहीं रहे, बस इतना बोल रहे हैं कि अगले कुछ घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी सामने सोफे पर बैठी हानिया ने धीरे से सर उठाया। उनका चेहरा भी आंसुओं से भीगा था। आ गया बेटा, देखो इस बेचारी की हालत। हानिया की आंखों से आंसू निकल रहे थे। आज समझ आया बेटा, मोहब्बत इंसान को कितना कमज़ोर बना देती है। आरेश चुप रहा। वो हमेशा मुस्कुराती रही, कभी किसी से शिकायत नहीं की, मगर अंदर ही अंदर टूट रही थी।
ज़ारा फिर से बोल पड़ी। इसने तुम दोनों की तस्वीर देखी, वो पूरी रात रोती रही। सुबह हमने कमरा खोला तो इसकी आवाज़ फिर से टूट गई। आरिश की मुट्ठी धीरे धीरे भींच गई। इस वक्त आईसीयू का दरवाज़ा खुला, डॉक्टर बाहर आए, सब फौरन से इनके पास पहुंच गए। डॉक्टर ने फाइल बंद की। पेशेंट का गैस्ट्रिक वॉश कर दिया गया है। स्लीपिंग पिल्स की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा थी। फिलहाल कंडीशन स्टेबल है, लेकिन अभी तक होश नहीं आया। नेक्स्ट कुछ घंटे ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। हानिया ने घबरा कर पूछा, डॉक्टर वो ठीक तो हो जाएगी ना? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। अगर होश आया तो बेहतर है कि इसके करीबी लोग इसके पास हों। वो जिस नाम को सबसे ज़्यादा कॉन्शियस स्टेट में रिपीट कर रही है। डॉक्टर ने आरेश को देखा। उस शख्स की मौजूदगी पेशेंट को इमोशनली स्टेबल रख सकती है। डॉक्टर चला गया और कॉरिडोर दोबारा से खामोश हो गया। 3 बजे, 4 बजे, 5 बज गए। हर गुजरते मिनट के साथ आरेश की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने फ़ोन निकाला। मैं बनी को एक कॉल कर लेता हूँ। इसी वक्त ज़ारा पानी का गिलास लेकर इसके पास आई। थोड़ा पानी पी लीजिए। मगर इसका हाथ जानबूझकर हल्का सा कांपा। गिलास सीधा आरेश के मोबाइल पर गिरा। उप्स! आरेश ने फौरन अपना फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर पानी की बूंदें फैल चुकी थी। उसने जल्दी से स्लीव से हाथ साफ उसने जल्दी से स्लीव से साफ करने की कोशिश की। आई एम सॉरी आरेश, मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था। मैं बस पानी देने आई थी। आरेश ने पावर बटन दबाया। स्क्रीन हल्की सी फ्लिकर हुई। शायद ऑन हो जाएगा। तभी हानिया ने आगे बढ़कर फ़ोन इसके हाथ से ले लिया। दो ज़रा मुझे, अंदर पानी गया है तो उल्टा पकड़ना पड़ता है। वो फ़ोन को गौर से देखने लगी और अगले ही पल, अरे, इन्होंने जैसे ही फ़ोन घुमाया, फ़ोन इनकी उंगलियों से फिसल गया। टिक की आवाज़ के साथ ही सीधा मार्बल फ्लोर पर गिरा। स्क्रीन पर गहरी दरार फैल गई। हानिया ने फौरन दोनों हाथ मुंह पर रख लिए। या अल्लाह, मुझसे कैसे गिर गया? ज़ारा भी फौरन झुक गई थी। आंटी, आपको लगी तो नहीं? आरिश ने फ़ोन उठाया। इसने पावर बटन दोबारा दबाया। स्क्रीन एक सेकंड के लिए रोशन हुई, फिर पूरी तरह से स्याह। उसने गहरी सांस ली। बस अभी इसी वक्त बंद होना था इसको। हानिया अफसोस भरे लहजे में बोली, बेटा मुझे बहुत अफसोस है। मैं नया फ़ोन दिलवा दूंगी। आरिश ने थकी मुस्कुराहट दी। कोई बात नहीं मॉम, अभी फ़ोन से ज़्यादा ज़रूरी नैना की कंडीशन है। इसने फ़ोन टेबल पर रखा। आपका फ़ोन दें, एक कॉल करनी है। उसने हानिया बेगम से उनका फ़ोन लिया। हानिया बेगम ने घबराते अपना फ़ोन दिया। आरिश ने कॉन्टैक्ट लिस्ट में बहारे का नंबर ढूंढा, मगर नंबर सेव ही नहीं था और इसे बहारे और गुल्लू में से किसी का भी नंबर याद नहीं था। आज उसे पता चला कि नंबर याद रखना कितना ज़रूरी होता है। उसने धीरे से हानिया का फ़ोन वापस रख दिया। दिल में सिर्फ एक तसल्ली थी कि बस कुछ घंटों की बात है, मैं खुद वापस जाकर बनी को सब समझा दूंगा। शाम के 7 बज गए। आरिश ने गाड़ी देखी। उसके दिल में हल्का सा ख्याल आया, बहारे वेट कर रही होगी। वो उठकर बोला, मुझे जाना होगा। ज़ारा फौरन इसका सामने आ गई। प्लीज़ मत जाएं, अगर इस वक्त इसकी आँख खुल गई तो। हानिया ने भी धीमी आवाज़ में कहा, बस थोड़ा देर और बेटा, माँ की बात मान लो। बहारे मेरा इंतज़ार कर रही होगी। हानिया ने उसकी जानिब देखा। कुछ लम्हों तक वो बिल्कुल खामोश रही, फिर धीमी आवाज़ में बोली, हाँ बेटा जाओ। आरिश एक पल के लिए रुका। हानिया ने नज़रें झुकाई। वैसे भी यहाँ तुम्हारी ज़रूरत ही क्या है? बस एक बच्ची है जो होश और बेहोशी के दरमियान सिर्फ तुम्हारा नाम ले रही है। उसे आदत हो जाएगी जैसे मुझे हो गई थी। आरिश की भवें सिकुड़ गई। मॉम? हानिया हल्की सी मुस्कुरा दी। नहीं बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। बीवी का इंतज़ार ज़्यादा ज़रूरी होता है। नैना तो सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है। इसने तुमसे मोहब्बत करके गलती की है, उसकी सज़ा भी वो खुद भुगत लेगी। आरिश बेचैन हो गया। प्लीज़ ऐसा मत कहें। हानिया ने आंखों से आंसू साफ किए। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, बस इतना याद रखना, अगर वो आंखें खोलकर तुम्हें नहीं देखेगी तो शायद दोबारा कभी आंख नहीं खोल पाएगी। लेकिन मोम, मैंने बहारे को बताया भी नहीं है कि मैं यहाँ हूँ। फ़ोन भी टूट गया है। मेरे पास उसे कांटेक्ट करने का कोई तरीका भी नहीं है। ना मुझे उसका नंबर याद है, ना गुल्लू का। ना मैं डैड से पूछ सकता हूँ, वो ज़रूर परेशान हो जाएगी। हानिया ने उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखा। ऋषि, आज तुम्हारा बर्थडे है, वो ज़रूर समझ जाएगी कि तुम बाहर गए हो या किसी फ्रेंड के साथ मसरूफ़ हो। उसे होश में आने के बाद चले जाना। वो लड़की रूम से बाहर ही नहीं निकलती। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाएगी? बस कुछ घंटों का इंतज़ार है। फिर हानिया की आवाज़ धीमी हो गई। मगर उधर उन्होंने आईसीयू के दरवाजे की जानिब देखा। एक बच्ची ज़िंदगी और मौत के दरमियान लटकी है, जो होश में आते ही सिर्फ तुम्हारा नाम ले रही है। आरिश ने बेचैनी से आईसीयू को देखा। उसके दिल में बहारे का ख्याल अब भी था। वो बेबस सा अल्लाह से दुआ करने लगा कि नैना को जल्दी से होश आ जाए। 8:30 बजे मॉनिटर पर अचानक हल्की सी मूवमेंट हुई। नर्स भागती हुई अंदर गई। डॉक्टर भी आ गए। कुछ मिनट के बाद डॉक्टर बाहर निकले। पेशेंट कॉन्शियस रिजेन में है। कुछ देर के बाद डॉक्टर ने बाहर आकर आरिश को अंदर जाने को कहा।
आरेश धीरे धीरे आईसीयू में दाखिल हुआ। सफ़ेद बेड, ऑक्सीजन लाइन, चेहरा कमज़ोर सा। नैना की पलकें धीरे धीरे खुली। उसकी नज़र धुंधली सी आरेश पर पड़ी। उसके होठों पर हल्की सी लर्जिश आई। आरेश। आरेश फौरन बेड के करीब आया। हाँ, मैं यहाँ हूँ। नैना ने मुश्किल से अपना कमज़ोर हाथ उठाया, मगर हाथ आधा रास्ते में ही लरज कर रुक गया। आरेश ने फौरन इसका हाथ अपने दोनों हाथों में लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने आरेश की उंगलियां मजबूती से पकड़ी। मुझे मुझे अकेला मत छोड़ना। उसकी आवाज़ इतनी कमज़ोर थी कि मुश्किल से सुनाई दे रही थी। आरेश ने नरमी से इसके माथे पर हाथ रखा। कहीं नहीं जा रहा, रिलैक्स। नैना ने आंखें बंद करते इसका हाथ अपने गाल से लगाया, जैसे इसी में सुकून ढूंढ रही हो। आईसीयू के बाहर खड़े ज़ारा ने उसी लम्हे उसकी तस्वीर ले ली। कैमरे के एंगल से ऐसा लग रहा था जैसे आरेश इसके बहुत करीब बैठा हो और नैना इसके हाथों को मोहब्बत से थामे हुए हो। जैसे ही नैना ने आरेश की बंद मुट्ठी को अपने होठों से लगाया, हानिया ने अपने मोबाइल से एक और तस्वीर ली और अभी ली गई तस्वीर देखी। तस्वीर वाकई ही कमाल की थी। फिर इसने ज़ारा मुस्कुराहट के साथ कहा, इसे मानना पड़ेगा, नैना बहुत ही कमाल की एक्टिंग करती है। ज़ारा ने फ़ख्र से मुस्कुराते जवाब दिया, इसीलिए तो मुल्क की मशहूर एक्ट्रेस है। दोनों खबाजत भरी मुस्कुराहट के साथ एक नंबर पर सारी तस्वीर सेंड कर दी। दोनों खबासत भरी मुस्कुराहट के साथ एक नंबर पर सारी तस्वीर सेंड कर दी। यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म होती है और आपने बताना है कि आपको ये एपिसोड कैसी लगी। मैं कमेंट में आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा कि आपको नॉवल कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।